हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके क्रम में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो हमारा NT UGC नेट एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर कई सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं। स्टेट PCS या MPPSC अदर स्टेट के जितने भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वो वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो आज के टॉपिक के अंदर हम 1857 की क्रांति की बात चल रही थी, जिसमें हमने पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसके अंदर हम क्रांति की शुरुआत किस तरीके से होती है, किस तरीके से मेरठ के अंदर विद्रोह होता है, फिर दिल्ली के अंदर विद्रोह होता है, फिर लखनऊ, कानपुर और झांसी तक की हमने बात कर ली थी। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 के अंदर हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ विद्रोह फैला है, वहाँ की बात करने वाले हैं। वहाँ पे किस किस ने नेतृत्व किया था, क्या क्या घटनाक्रम घटा था और क्या क्रांति के परिणाम निकले, क्या कारण थे, किसने इस क्रांति में सहयोग किया, किसने सहयोग नहीं किया, और भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर डला हुआ है। और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हम स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 को बात करने वाले हैं। यहाँ पे 1857 की जो क्रांति थी, उसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, उसको आप जाकर देखें। आज हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम भारत के विभिन्न क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया, किस किस ने क्रांति की है, कौन नेतृत्व करता था और क्या क्या घटनाएँ घटी हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भागों से क्रांति का नेतृत्व किया। और इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है NT UGC नेट के अंदर तो कई बार। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वो भी आपको समझना है। अगर हम बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद के अंदर जब क्रांति हुई शुरू, तो इलाहाबाद के अंदर इस क्रांति का नेतृत्व जो किया गया था, इलाहाबाद के एक मौलवी थे, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली के द्वारा यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। और जून में ही, जैसे कि जून के अंदर ही आपको पता होना चाहिए, 4 जून को लखनऊ के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है और 5 जून को कानपुर के अंदर होती है। तो जून के महीने में ही इलाहाबाद के अंदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है और मौलवी लियाकत अली के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। और इलाहाबाद के अलावा अलावा ये विद्रोह जो है बनारस में भी फैल जाता है। तो इस विद्रोह की शुरुआत जो की जाती है, वो तो आपकी मौलवी लियाकत अली के द्वारा की जाती है, मगर इस विद्रोह का जो दमन किया जाता है वो कर्नल नील के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक तो नेतृत्वकर्ता का नाम भी याद रखना है, दूसरा जिसने दमन किया है वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम फैजाबाद की। फैजाबाद यानी कि अवध वाला जो इलाका है, अयोध्या वाला जो इलाका है दोस्तों, उनकी बात चल रही है। तो ये इन्होंने फैजाबाद की जो नेतृत्व किया था, फैजाबाद के अंदर जब क्रांति भड़की 1857 की, तो फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला थे। तो मौलवी अहमदुल्ला ने यहाँ से नेतृत्व किया था और इन्होंने कहा था कि सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। यहाँ तक कि दोस्तों इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा किस मुस्लिम नेतृत्वकर्ता ने या किस मुस्लिम मौलाना ने दिया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला ने इनको अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा दिया था। और इनका संबंध दोस्तों तमिलनाडु से था, तमिलनाडु या कर्नाटक से, यानी कि साउथ से ये रहने वाले थे और वहीं से आके ये फैजाबाद में रहने लगे थे और वहीं पे इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। और अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ दोस्तों 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। कितने रुपए का इनाम घोषित कर दिया था? 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। और पवैया के एक राजा थे दोस्तों, उनके द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है और इनको बाद में फांसी दे दी जाती है।
पवैया के राजा के द्वारा इनको पकड़ाने के बाद इनकी फांसी यानी कि गोली मार के इनकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद बरेली की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बरेली के अंदर खान बहादुर खां के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। ये सारे क्षेत्र जितने भी है ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। तो बरेली के अंदर खान बहादुर खां के द्वारा नेतृत्व किया जाता है दोस्तों। और रुहेलखंड के अंदर भी इनका संभल और रुहेलखंड का जो इलाका है वहाँ पे इनके द्वारा विद्रोह की अग्नि जला दी जाती है और इनके विद्रोह को दमन किया जाता है दोस्तों विंसेंट आयर और कैंपबेल के द्वारा। तो विंसेंट आयर और कैंपबेल के द्वारा खान बहादुर खान के द्वारा जो विद्रोह भड़काया जाता है बरेली के अंदर उसको दबा दिया जाता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर वाला इलाका है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, एनटीए यूजीसी नेट के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो मंदसौर के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों यहाँ के शहजादा फिरोज शाह थे। तो शहजादा फिरोज शाह जो थे इन्होंने मंदसौर के अंदर, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी, कम से कम आपको ये सारी चीज़ें तो याद रहना ही चाहिए। इसके बाद हम फोटो देख लेते हैं दोस्तों। ये खान बहादुर, ये हमारे मौलवी लियाकत अली का फ़ोटो है दोस्तों ये। इसके बाद ये मौलवी अहमदुल्ला जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम कर दिया था और इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। इसके बाद हम बिहार की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के अंदर भी किस तरीके से विद्रोह का नेतृत्व किया गया, विद्रोह के घटनाक्रम जो किस तरीके से वहाँ पे घटित हुए उनको हम समझ लेते हैं। तो बिहार के अंदर अगर हम देखा है तो दोस्तों बिहार के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार के राजा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। फिर कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद फिर उनके भाई होते हैं अमर सिंह, उनके द्वारा फिर क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। तो इन दोनों का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। तो बिहार के अंदर किस तरीके से क्रांति की शुरुआत होती है देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना, गया, शाहाबाद आदि स्थानों पर विद्रोह होता है। तो इन सारे विद्रोह का जो नेतृत्व किया जाता है वो कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है दोस्तों। शाहाबाद के अंदर एक जगह होती है दोस्तों जगदीशपुर, और जगदीशपुर के अंदर जमींदार होते हैं कुंवर सिंह, वो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। इनकी ये किस तरीके से इनकी शुरुआत होती है दोस्तों, ये जमींदार तो होते हैं हमारी अपनी जमींदारी को वापस रिटर्न करने का ये सोचते हैं, मगर ये जमींदारी को रिटर्न नहीं कर पाते और उसी समय 1857 की क्रांति हो जाती है। यानी कि जमींदारी से परेशान होकर इनको काफ़ी ज़्यादा इसमें उलझा दिया जाता है जमींदारी में। तो इसकी वजह से ये अपनी जमींदारी को वापस करना चाहते थे, मगर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपनी जमींदारी को जब रिटर्न करने के बारे में सोच रहे थे उसी समय जब इनकी जमींदारी को लिया नहीं जाता है वापस से, और उसी समय 1857 की क्रांति घट जाती है। तो फिर ये क्रांति का नेतृत्व करने लगते हैं दोस्तों। इसी तरीके से होता क्या है, बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व कर लिया। मतलब पहले सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार के अंदर सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे भड़का था, तो बिहार का जो दानापुर वाला इलाका है वहाँ पे विद्रोह की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद ये विद्रोह जगदीशपुर पहुँच जाता है और जगदीशपुर के कुंवर सिंह इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और इस विद्रोह का नेतृत्व करते करते दोस्तों इनका ये कुंवर सिंह जो है अपने विद्रोह का झंडा बिहार से लेकर मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक इन्होंने फहराया। यानी कि इन्होंने इतना खतरनाक विद्रोह किया बिहार के अंदर कि अपना झंडा जो है बिहार से लेकर ये उत्तर प्रदेश तक इन्होंने अपना क्रांति का जो झंडा था वो फहराया। फिर उसके बाद दोस्तों ये वहाँ से बढ़ते हुए आजमगढ़ तक पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी एक सेना होती है मिलमैन की सेना, यानी कि अंग्रेज अधिकारी होता है एक मिलमैन, उनके साथ इनकी भिड़ंत होती है। और उसी के बाद दोस्तों फिर इनकी दूसरी भिड़ंत जो होती है मिलमैन्स और डेम्स नामक सैन्य अधिकारियों के द्वारा जो एक सेना होती है अंग्रेजों की, मिलमैन्स और डेम्स, इन दोनों के द्वारा जो नेतृत्व किया जाता है अंग्रेजी सेना का, उनसे इनकी भिड़ंत होती है। और इसी भिड़ंत के अंदर दोस्तों इनके हाथ में गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद ये अपने बाह को काटकर गंगा नदी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इनका एक हाथ कट जाता है। ये बातें यहाँ पे याद रखना है आपको। इसके बाद अप्रैल 1858 में जगदीशपुर पहुँच जाते हैं और यहीं पर इनकी 26 अप्रैल को मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इस तरीके से ये पूरी घटना घटती है इनकी। तो कुंवर सिंह के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था और जगदीशपुर के जमींदार थे, और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती है। 1857 की जो क्रांति होती है उसमें सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि कहाँ का नेता था और किसने नेतृत्व किया और क्या इसके साथ घटनाएं घटी है।
बस इतनी चीज़ें। तो इसमें जो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे तो बस आपको नेतृत्वकर्ता के नाम याद रखना है, कौन सी जगह में किसने नेतृत्व किया है। तो इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 की हो जाती है। फिर उसके बाद इनके भाई होते हैं दोस्तों अमर सिंह, उनके द्वारा ये संघर्ष को हाथ में लिया जाता है, यानी कि इनके नेतृत्व में फिर संघर्ष को आगे बढ़ाया जाता है। और फिर दिसंबर 1858 में इनके पूरे विद्रोह को दबा दिया जाता है। और किसके द्वारा दबा दिया जाता है दोस्तों? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिहार के जो विद्रोह हुआ था जगदीशपुर के कुंवर सिंह के द्वारा, उस विद्रोह को किसके द्वारा दबाया जाता है? तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा दबाया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो, इनकी फ़ोटो लगी हुई है बिहार के जो कुंवर सिंह है। इसके बाद अन्य प्रांत की बात कर लेते हैं दोस्तों। अन्य प्रांत में कहाँ पे किसने क्या नेतृत्व किया है? तो असम की अगर बात करें दोस्तों, तो असम के अंदर मनीराम और कंदपेश्वर जो थे दोस्तों, कंदपेश्वर, इन दोनों ने नेतृत्व किया था। फिर उड़ीसा की अगर बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा के अंदर राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह किया जाता है। और यहीं पे आपको राधे कृष्ण दंड सेना के बारे में भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि उड़ीसा के गंजाम वाले इलाके के अंदर राधे कृष्ण दंड सेना बनाई जाती है, वो भी यहाँ पे क्रांति की प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। इसके बाद कुल्लू यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह, इन दोनों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर जयदयाल और हरदयाल, इन दोनों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और इन दोनों के बारे में दिया आता है दोस्तों, इन दोनों को मेजर बर्टन के द्वारा, इन दोनों को जयदयाल और हरदयाल, ये यहाँ पे विद्रोह का कोटा के अंदर विद्रोह करते हैं दोस्तों। और यहीं पे इनको मेजर बर्टन के द्वारा तोप से बांधकर इन दोनों को उड़ा दिया जाता है। तोप के मुंह पे बांधकर जयदयाल को उड़ा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक और आपको याद रखना है, ठाकुर कुशल सिंह। तो ये अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह होते हैं। इन्होंने जोधपुर के अंदर अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था दोस्तों, यह आपको याद रखना है दोस्तों। जोधपुर की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था, यह आपको याद रखना है, ठाकुर कुशल सिंह ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान के किस क्रांतिकारी नेता ने जोधपुर और अंग्रेज, यानी कि जोधपुर के जो राजा थे दोस्तों, वो भी अंग्रेजों से मिल चुके थे, तो जोधपुर के राजा और अंग्रेजों की जो सेना थी, उन दोनों संयुक्त सेनाओं को जो पराजित किया था, वो अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और जयदयाल हरदयाल ने कोटा से किया था। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र के अंदर रंगोजू बापूजी के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह किया जाता है, यानी कि इन्होंने इस विद्रोह को लीड किया था रंगोजी बापूजी ने। और ये सतारा के जो राजा थे दोस्तों, सतारा के जो राजा थे राजा प्रताप सिंह, उनके वकील थे। रंगोजू बापूजी तो है वो वकील थे सतारा के राजा प्रताप सिंह के, और यहीं पे इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से विद्रोह की शुरुआत होती है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा विस्तार से। तो रंगोजी बापूजी के बारे में हमने देख लिया, क्योंकि इन्होंने ही विद्रोह का लीड किया था और ये राजा प्रताप सिंह के वकील थे। इनके नेतृत्व में 10 जून 1857 को सतारा में और 13 जुलाई को पंढरपुर में, यानी कि ये दोनों स्थान दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, सतारा और पंढरपुर ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और यहीं पे इन दोनों के इनके नेतृत्व में विद्रोह किया जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और जब ये विद्रोह होता है तो कंपनी ने इस विद्रोह को दबा दिया और रंगोजी बापूजी को यहाँ पे निष्कासित कर दिया जाता है। तो शुरुआत किस तरीके से होती है, ये वकील रहते हैं दोस्तों, सतारा के जो राजा होते हैं राजा प्रताप सिंह, उनके वकील रहते हैं। और इनके द्वारा जब विद्रोह किया जाता है यहाँ पे सतारा में और पंढरपुर में, तो फिर उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है और इनको निर्वासित करके देश से बाहर पहुंचा दिया जाता है। और इनके जो सहयोगी होते हैं दोस्तों रंगोजी बापूजी के सहयोगी होते हैं मान सिंह। तो मान सिंह, कई सारे मान सिंह देखने को मिल जाते हैं। एक मान सिंह जिन्होंने तात्या टोपे को पकड़ाया था, वो मान सिंह अलग है और ये मान सिंह अलग है। तो इन्होंने, मान सिंह ने रंगोजी बापूजी ने जब विद्रोह किया था तो यहाँ पे इनको सहायता की थी, इनका सहयोग किया था, तो इनको पकड़ लिया जाता है और इनकी फांसी दे दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो मान सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है इस तरीके की स्टेटमेंट। तो मान सिंह ने बोला था कि अब अंग्रेजों का प्रभुत्व कम हो चुका है, हिंदू और मुसलमानों की संतानों उठो, भारतीय इतिहास के इस मोड़ पर केवल दर्शनार्थी मत बनो। यानी कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को क्रांति के लिए आह्वान किया था इनके द्वारा। इसके बाद आपको और क्या याद रखना है दोस्तों, पूना के अंदर किस तरीके से विद्रोह की शुरुआत होती है। तो पूना के अंदर पूर्व पेशवा, ये पूना जो था दोस्तों पूर्व पेशवा की राजधानी थी। तो यहाँ पे मस्जिदों के अंदर दुआएं होती है, इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों। तो 22 मई 1857 के दिन नगर की जो पूना की जो जामा मस्जिद थी, यहाँ पे अंग्रेजों के विरोध में
दिल्ली की विजय के लिए दुआएं मांगी गई थी। यानी कि जब जिस समय दिल्ली के अंदर विद्रोह चल रहा था उस समय पूना के जो जामा मस्जिद थी यहाँ पे दुआएं मांगी गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नाना साहब के घोषणा पत्र बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाना साहब के जो घोषणा पत्र थे वो महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा में इन्होंने अपने घोषणा पत्र को जारी किया, और ये विद्यालय में और वाचनालय में, यानी कि विद्यालय जो थे दोस्तों स्कूल वगैरह और वाचनालय वगैरह जो थे जहाँ पे लोग बैठ के वाचनालय वगैरह यानी कि किताबें वगैरह पढ़ना और इस तरीके की जो चीज़ें करते थे वहाँ पे बैठ के इनको बांटा गया और वहाँ पे इन पेम्पलेट को बांटा गया। और इसी के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। ये पर्चे विद्यालय और वाचनालय में बांटा गया। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई के अंदर क्या होता है कि मुंबई के अंदर भी आपको सैयद हुसैन और मंगल को सरेआम तोप से उड़ा दिया जाता था। यहाँ पे भी मुंबई के अंदर भी विद्रोह की योजना बनाई जाती है, और ये योजना को ये पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही अंग्रेज़ों को इसके बारे में पता लग जाता है और सैयद हुसैन और मंगल दोनों को तोप से उड़ा दिया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इन दोनों का संबंध सैयद हुसैन और मंगल का मुंबई से था। इसके बाद और महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पे किस तरीके से विद्रोह भड़का था। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार देखने को मिलता है ये आपको उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मगर अभी जो नई नई रिसर्च आ रही है उसके अनुसार देखा जाए दोस्तों, एक महोदय है डॉक्टर वी.डी. दिवेकर। तो डॉक्टर वी.डी. दिवेकर ने 1993 में अपना एक शोध ग्रंथ निकाला था दोस्तों। कब निकाला था? 1993 में। वी.डी. दिवेकर है, वो वी.डी. सावरकर अलग है दोस्तों, ये वी.डी. दिवेकर है। तो इन्होंने साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने एक अपनी जो है शोध ग्रंथ निकाला था साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें इन्होंने बताया था दोस्तों कि भारत का जो दक्षिणी वाला इलाका है यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल वगैरह, गोवा, पांडिचेरी, इन सभी में भी 1857 के विद्रोह की आंच फैल चुकी थी। यानी कि दक्षिण भारत के अंदर भी विद्रोह हुआ था। ये बात की जो इन्होंने रिसर्च करके इन्होंने बताया है डॉक्टर वी.डी. दिवेकर महोदय ने, ये आपको याद रखना है। तो जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया है, सबसे ज़्यादा जो विद्रोह के बारे में पढ़ा है अब तक हमने सभी ने यही देखते हैं कि उत्तर भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान वगैरह वगैरह, मध्य प्रदेश, यहीं पे हमको विद्रोह देखने को मिलता है। मगर दक्षिण भारत के अंदर भी विद्रोह हुआ है, ये बात इन्होंने बोली है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों अलग अलग क्षेत्र के अंदर। तो राधे कृष्ण दंड सेना के बारे में हमने देखा था दोस्तों। तो ये उड़ीसा का जो गंजाम जिला था वहाँ पे इस सेना को बनाया जाता है और इसी सेना के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद क्रांति के हम प्रतीक की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्रांति का प्रतीक क्या था? तो ये जो क्रांति हो रही थी इस क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी जो थी क्रांति का प्रतीक था। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आपातकालीन मुख्यालय कहाँ पे बनाया जाता है? तो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपातकालीन मुख्यालय बनाया जाता है वो इलाहाबाद के अंदर बनाया जाता है और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक अजीजन बाई नर्तकी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजीजन बाई नर्तकी ने कहाँ से ये जो क्रांति हुई थी इस क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने कानपुर के विद्रोह में नेतृत्व किया था दोस्तों। अजीजन बाई नर्तकी का जो संबंध था ये कानपुर के विद्रोह से था। तो कानपुर के अंदर जब विद्रोह हो रहा था तो वहीं पे इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा दोस्तों मुसाई सिंह के बारे में जान लीजिए। मुसाई सिंह का इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये 1857 के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का नाम था। यानी कि जो सबसे अंत समय तक जो जीवित थे 1857 की क्रांति में जितने भी लोगों को दंड दिया गया था वो सारे लोगों में सबसे ज़्यादा समय तक जो जीवित रहे हैं वो अंतिम व्यक्ति मुसाई सिंह थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जिस तरीके से अभी आज के ज़माने में बोला जाता है कि हमने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था या हमने ऐसा किया था वैसा किया था, फ्रीडम फाइटर थे, 1947 की क्रांति में भाग लिया था, इस तरीके की चीज़ें आज के टाइम पे कई सारे लोग बताते हैं। तो उसी तरीके से जो मुसाई सिंह थे, ये मुसाई सिंह 1857 की क्रांति के अंतिम दंडित व्यक्ति थे। यानी कि इन्होंने सज़ा ली थी और सज़ा लेने के बाद ये अंतिम व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं सारी। इसके बाद किस की मृत्यु कहाँ पर हुई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो मैच करने वाले में पूछ लिया जाता है, सिंगल पूछ लिया जाता है कि क्रांति जगह जगह क्रांति भड़की हुई थी तो कहाँ पे किसने दबाया और दबाते समय किसकी मृत्यु हो गई है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो निकलसन की अगर बात करें दोस्तों तो कर्नल निकलसन की जो मृत्यु होती है दिल्ली के अंदर जब विद्रोह दबाया जाता है उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है कर्नल निकलसन की।
इसके बाद हेनरी लॉरेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो हेनरी लॉरेंस तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर आग लगा दी जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा लखनऊ के अंदर, तो उस समय हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है, यह आपको याद रखना है। मेजर जनरल हेवलॉक की अगर बात करें दोस्तों, तो लखनऊ के विद्रोह को दबाने में ही मेजर जनरल हेवलॉक की मृत्यु हो जाती है, और जनरल नील की मृत्यु भी लखनऊ के विद्रोह को दबाते हुए हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनमें से जो 3 लोग हैं, इन तीनों की मृत्यु तो आपकी लखनऊ में हुई है, और कर्नल निकलसन की मृत्यु दिल्ली में हुई है। तो निकलसन जो थे दोस्तों दिल्ली के अंदर निकल लिए थे। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेवलॉक और जनरल नील, तो इन तीनों का जो संबंध था दोस्तों आपको याद रखना है, लखनऊ से था। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों अंग्रेजों का किस किसने साथ दिया, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंदर कई सारे लोगों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, और कई सारे लोगों ने क्रांतिकारियों को साथ दिया था। तो अब हम इसमें यूँ देख रहे हैं कि किस किसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो पंजाब के जो भूपति थे, यानी कि पंजाब के जो भूस्वामी थे, जमींदार वर्ग, और जो लोग जागीरदार जमींदार जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे पंजाब के अंदर, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके अलावा दोस्तों बंगाल, मद्रास, राजपूताना और कश्मीर के जो महाराजा थे, कश्मीर के महाराजा का हमने देखा था दोस्तों को, जो हमारी विद्रोह हुआ था दिल्ली के अंदर, जो विद्रोह भड़का था 12 मई के दिन, उस विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने पटियाली, जींद, कश्मीर वगैरह इन लोगों से सेनाएं बुलवाई थी। तो मद्रास, राजपूताना, कश्मीर महाराजा, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद हैदराबाद के निज़ाम ने साथ दिया था, ये आपको याद रखना है। पटियाला, नाभा, जीदी और सिख शासक, जितने भी जो भी सिख शासक जीद और नाभा और पटियाला के लोग थे, इन सभी ने, पटियाला की जो सेनाएं थी उन्होंने साथ दिया था। इंदौर का जो होलकर शासक थे उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके अलावा ग्वालियर के सिंधिया तो आपको सभी को पता ही होना चाहिए, क्योंकि झांसी की रानी जब ग्वालियर के ऊपर अधिकार करती है तो ये सिंधिया होलकर के यहाँ भागकर चले जाते हैं, और होलकर और सिंधिया दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़ जो थे, यानी कि जो मराठा राजवंश से जो टूट के शासन किया था इन लोगों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने, इंदौर के होलकर ने, बड़ौदा के गायकवाड़ ने, तो इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके अलावा भोपाल के नवाब ने भी इन्हीं को साथ दिया था। और टीकमगढ़ टेहरी, यानी कि जो मध्य प्रदेश के अंदर टीकमगढ़ टेहरी है, यहाँ के एक राजा थे, इन राजा ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इन सभी को बस आपको याद रखना है, बस नॉलेज के लिए, बाकी इतना ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता है, तो बस इतना याद रखना है दोस्तों। तो ये बाकी आपको ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, भोपाल के नवाब, तो आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद विद्रोह में विभिन्न वर्ग की क्या क्या भूमिका रही है, तो मतलब किस वर्ग ने क्या भूमिका निभाई है, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई है उसमें किस वर्ग ने किस तरीके से साथ दिया है, कौन सा वर्ग ने साथ नहीं दिया है, कौन सा वर्ग ने साथ दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कृषक वर्ग की, तो कृषक वर्ग ने राष्ट्रीय विद्रोह का साथ दिया था, यानी कि जो छोटे मोटे किसान थे, यानी कि जो जमींदार लोग थे, जो जमींदार जागीरदार थे, उन्होंने तो साथ नहीं दिया, मगर जो छोटे मोटे किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इनकी अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, माहलवाड़ी बंदोबस्त, इन सारे जो नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की, और कृषि का जो वाणिज्यिकरण कर रखा था, नील की खेती करवाना, इस तरीके से करवाना, लोन देना, ब्याज देना, इस तरह की कई सारी चीज़ों की वजह से जो छोटे छोटे किसान थे ये काफ़ी ज़्यादा त्रस्त थे, तो इन्होंने जो विद्रोह हुआ था उसमें इनका साथ दिया था। इसके बाद राजा जमींदार सामंत की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका दोहरा चरित्र था। तो राजा जमींदार सामंत ये जो थे इन्होंने दोहरा चरित्र अपनाया था। तो कभी कभी तो ये साथ दे देते थे, मगर कभी कभी जब इनको अंग्रेज़ों का साथ मिल जाता था या अंग्रेज़ लोग फोर्स करते थे तो ये साथ नहीं देते थे, ये उल्टा पब्लिक के अगेंस्ट हो जाते थे। इसके बाद मध्यम वर्ग की बात करें दोस्तों, मध्यम वर्ग और शिक्षक वर्ग ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये तटस्थ रहा था, यानी कि दोस्तों इन्होंने विद्रोह को बस देखा था कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और खास करके इनका जो झुकाव था वो आलोचना की तरफ था, यानी कि वो इन सब चीज़ की आलोचना कर रहे थे कि ये जो क्रांति हो रही है गलत हो रही है, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और भारत का काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहे हैं अंग्रेज़ लोग। इस तरह की भावना मध्यम वर्ग की थी, जो शिक्षित वर्ग था उन लोगों की थी। इसके बाद साहूकार और व्यापारी और महाजन की अगर बात करें दोस्तों, दिल से क्रांति का साथ नहीं दिया इन लोगों ने। इनसे दिल से क्रांति का साथ किस तरीके से नहीं दिया दोस्तों, अगर क्रांतिकारी लोगों ने इनके ऊपर फोर्स किया है, अगर इनको पकड़ लिया या इनको ब्लैकमेल किया, तो इन्होंने क्रांतिकारियों को साथ दिया, क्रांतिकारियों को जान माल सामान वगैरह इस तरीके से हेल्प की इन्होंने। मगर जब ये स्वतंत्र हो जाते थे तब इन्होंने साथ नहीं दिया। कहने का मतलब ये मजबूरी में जब होते थे तब इन्होंने क्रांति में साथ दिया। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम दोस्तों विद्रोह के प्रमुख कारणों की। तो फिर विद्रोह जो हुआ है
क्यों हुआ है और क्या कारण थे विद्रोह के, ये हमको समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, विद्रोह का जो सबसे प्रमुख कारण था ये सैनिक असंतोष था। तो सैनिक असंतोष किस तरीके से था दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा जो सेनाएं बनाई गई थी उन सैनिकों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था और उनके धार्मिक हस्तक्षेप किए जाते थे। और उनसे जिस तरीके से हमने देखा दोस्तों, तात्कालिक कारण में मंगल पांडे के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है, जो विरोध किया जाता है चर्बी वाले कारतूस का, इस तरीके की कई सारी चीज़ें जो थी सेना के अंदर विद्वेष की भावना पैदा हो चुकी थी। तो इस वजह से इस क्रांति का जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण था वो सैनिक असंतोष था। इसके बाद हम राजनीतिक कारण की बात कर लेते हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई कोई एक कारण की वजह से नहीं हुई, इसके अंदर कई सारे कारण सम्मिलित थे। उन सभी कारणों को सम्मिलित करने के बाद फिर एक ये क्रांति के रूप में हमको देखने को मिलती है। तो राजनीतिक कारण के अंदर लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को देख सकते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा किस तरीके से राज्यों के ऊपर अधिकार किया और उनके ऊपर अपने रेजिडेंट नियुक्त किए और उनके साथ मनमानी संधियाँ थोपी, इस तरीके की चीज़ें वेलेजली के द्वारा की जाती है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की बात करें दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी ने व्याप्तगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति के साथ मैसूर, पेशवा, अवध, सिंधिया, भोंसले, हैदराबाद वगैरह वगैरह कई सारी जगहों को इन्होंने हड़प लिया था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों जनता के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा अलोकप्रिय हुए थे और जनता इनके खिलाफ हो चुकी थी। तो इस वजह से दोस्तों ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। इसके अलावा दोस्तों प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव भी इनके साथ देखने को मिलता था दोस्तों। तो इस वजह से क्रांति का जो है रूप हमको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आर्थिक कारण की अगर बात करें दोस्तों, तो किसानों की जो स्थिति थी काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि इनके ऊपर मनमानी लगान वसूल की जाती थी और इनके साथ जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा इनके साथ बुरी स्थिति को ऊपर इनको छोड़ दिया था। कहने का मतलब दोस्तों, जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था ये अकाल हो, सूखा आए या कुछ भी है, मगर इन्होंने जो जिस तरीके से लगान व्यवस्था को इन्होंने शुरू किया था उनको उसी लगान से मतलब था। उन्हें उससे मतलब नहीं था कि आपकी पैदावार हुई है नहीं हुई है, इससे कोई मतलब नहीं था। जमींदार क्या करता था, तो जमींदार जाके किसानों के ऊपर अत्याचार करता था। तो इस वजह से किसानों की जो स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। तटकर नीति की अगर बात करें दोस्तों, तटकर नीति और चुंगी व्यवस्था, तो इसमें क्या था कि भारतीय जो वस्तुएं थी ये जो विदेशों में जो निर्यात की जाती थी उन वस्तुओं के ऊपर मोटा उसके ऊपर चुंगी लगा दी जाती, काफ़ी ज़्यादा चुंगी, यानी कि 10%, 25% इस तरीके से चुंगी लगा दी जाती थी। यानी कि अगर बात की जाए दोस्तों, भारत का जो मलमल और सूती कपड़ा था उसके ऊपर 27% से लेकर और मलमल के ऊपर, सूती कपड़े के ऊपर 31% तक टैक्स लगा दिया जाता था। यानी कि अगर दोस्तों कोई चीज़ अगर 1 रुपये की है तो उसके ऊपर 71% टैक्स लगाकर उसको 72 रुपये में विदेशों में पहुँचाया जाता था। तो इस वजह से दोस्तों भारतीय चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती थी और महंगी होती थी तो उसकी मांग कम हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनकी मांग कम होने की वजह से भारतीयों की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा डगमगा गई थी। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे विरोध का कारण बनी। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ईसाइयों के ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल आए थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और सामाजिक सुधार किए थे। हालांकि इन्होंने सुधार वगैरह तो किए थे मगर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ा, यानी कि जो तत्कालीन समाज था उन सब ने इसको नेगेटिव वे में लिया। उनको ऐसा लगा कि यार ये हमारे साथ, हमारी जो समाज के रीति रिवाज है, परंपरा हैं, इनके साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, हमारे धर्म के साथ ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस वजह से ये विद्रोह भड़काया। तो इन्होंने नरबलि का दमन किया, कन्यावत को निषेध किया, बाल विवाह का अधिनियम लेकर आया, दास प्रथा को बंद किया, अंतर्जातीय विवाह और सती प्रथा, इस तरीके से कई सारे सुधार किए। तो इस वजह से इनको ऐसा लगा। और ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर प्रवेश दिलवा दिया इन्होंने। ईसाई मिशनरी अगर भारत के जो लोग थे उसके अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी, तो यहाँ पे हिंदू धर्म और जितने भी जो भी दूसरे धर्म थे उन धर्मों के बीच में ये हस्तक्षेप करते थे। सामाजिक सुधार भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये कई सारे कारण थे दोस्तों। इन सारे कारणों को मिलाने के बाद ये पूरा विद्रोह भड़कता है। इसके बाद दोस्तों और क्या होता है, सैनिक कारण की बात कर ले तो सैनिकों के अंदर ये भावनाएं थी कि यहाँ के जो सैनिक वगैरह थे इन सैनिकों को सूबेदार की पोस्ट से आगे नहीं पहुँचाया जाता था। यानी कि एक जो थानेदार या जो 2 स्टार वगैरह इस टाइप की जो पोस्ट होती है, यहाँ तक की पोस्ट तक इन लोगों को पहुँचाया जाता था। इससे ऊपर की जितनी भी जो भी हायर पोस्ट थी वहाँ पे नहीं पहुँचाया जाता था और इनको वेतन भी कम दिया जाता था। यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों, जो भारतीय सिपाही था उसको 7 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाता था 1857 के लगभग। और इनके साथ असमान भेदभाव किया जाता था, नस्ली भेदभाव किया जाता था और जातीय भेदभाव भी इनके साथ किया जाता था। तो ये कई सारे कारण बने।
1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम भी इसका प्रमुख कारण बना, क्योंकि इस भर्ती अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारतीय जो सैनिक थे, इन सैनिकों को समुद्र पार करके कहीं भी विदेशों में कहीं भी पहुंचाया जा सकता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कारण के रूप में उभर के आया। इसके अलावा दोस्तों जो तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसी कारतूस की वजह से मंगल पांडे, दमदम और जितने भी जो भी घटनाएं घटी हुई है, मेरठ वगैरह, तो ये सारी घटनाएं यहीं से ये चिंगारी के रूप में इसने काम किया है। यानी कि ये सारे कारण तो एक तरफ थे दोस्तों, और ये चिंगारी के रूप में ये सारे कारण के द्वारा चिंगारी का रूप में जो कार्य किया है ये चर्बी वाले कारतूस ने किया है। तो ये सारे कारण थे दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों असफलता के कारण, यानी कि जो विद्रोह हुआ था हमारा 1857 का, यह विद्रोह असफल क्यों रहा, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों। तो संगठन का अभाव, यानी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, इस पूरी क्रांति का जो संगठन था वो एक तरीके से एक पूरा संगठित नहीं था, यानी कि सबने अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से विद्रोह कर लिया था। कोई लखनऊ में कर रहा है, कोई कानपुर में कर रहा है, कोई मंदसौर में कर रहा है, कोई झांसी में कर रहा है। तो इस तरीके से सबने अपने हिसाब से अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने हितों के लिए विद्रोह किया था। कोई किस तरीके से लड़ रहा है, कोई किस तरीके से लड़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक वे में नहीं हुई। अगर ये सारे विद्रोह अगर एक साथ एक समय में अगर पूरे भारत के अंदर होते हैं तो हो सकता है दोस्तों कि पूरे भारत से अंग्रेजों को निकाला जा सकता था। मगर विद्रोह भी किस तरीके से हो रहे थे, तो एक दिन तो आपका कानपुर में होगा, दूसरे दिन इलाहाबाद में हो रहा है, तीसरे दिन लखनऊ में हो रहा है, चौथे दिन झांसी में हो रहा है। तो इस तरीके से अंग्रेजों को पूरा टाइम मिला विद्रोह को दबाने में। ये पूरा अगर सिस्टमेटिक वे में एक टाइम में एक प्लानिंग के साथ अगर पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अगर एक दिन एक साथ एक समय में अगर ये विद्रोह होता दोस्तों, तो ये पूरा विद्रोह अंग्रेजों की नाक में दम कर सकता था और भारत से अंग्रेजों को भगाया जा सकता था। मगर ये विद्रोह एक समय में एक टाइम में नहीं हुआ। पहले दिल्ली के अंदर होगा, फिर मेरठ के अंदर होगा, फिर इस तरीके से दोस्तों कानपुर में, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में यह विद्रोह चलता रहा। तो यहाँ संगठन का अभाव देखने को मिलता है। इसके बाद देसी नरेशों और सामंतों का राजभक्त होना। तो देसी नरेश और सामंतों का राजभक्त होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अपनों के दुश्मन अपने ही लोग बन चुके थे। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे विदेशी सेना, अंग्रेजी सेना तो दूर की बात है, जो भारतीय सेना थी, जो राजाओं की जो सेना थी, सामंतों की जो सेना थी, उन्होंने ही विद्रोह दबाने का काम किया। यानी कि उनको ये भी नहीं पता था कि भाई ये अपने भारतीय लोग हैं, अपने भाई बंद लोग हैं, इन लोगों को नहीं मारना चाहिए, इनके ऊपर इनको दमन नहीं करना चाहिए। मगर अपने भारत के सैनिकों ने, भारत के शासकों ने, भारत के सामंतों ने ही भारत के विद्रोहियों को दमन किया। और इसमें एक स्टेटमेंट भी आता है दोस्तों, कैनिंग ने एक बात बोली थी, जो सिंधिया थे, सिंधिया ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो सिंधिया के बारे में बोला था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यानी कि अगर सिंधिया, यानी कि भारत के जो राजा थे, सिंधिया ग्वालियर के राजा, तो वो अगर विद्रोह में अगर शामिल हो जाते, यानी कि जैसे कि विद्रोह भड़का था ग्वालियर के अंदर, वो विद्रोह को छोड़ के वो होलकर के यहाँ चले गए, मगर वो विद्रोह में शामिल नहीं हुए, विद्रोह का दमन करने में शामिल हुए। तो कैनिंग ने ये बात बोली कि अगर विद्रोह में अगर सिंधिया भी अगर शामिल हो जाता तो हमें कल ही बोरी बिस्तर बांध कर निकलना पड़ता। तो इस तरीके की बात कैनिंग ने बोली। इसके बाद दोस्तों कुशल नेतृत्व का अभाव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुशल नेतृत्व का अभाव क्यों, क्योंकि जितने भी जो भी नेतृत्व करता थे, यानी कि जैसे कि बात कर ली जाए दोस्तों बहादुर शाह जफर की, तो बहादुर शाह जफर कोई नेतृत्व करता नहीं थे, बस इनको एक प्रतीकात्मक रूप में इनको नेतृत्व प्रदान कर दिया था, क्योंकि ये मुगल बादशाह थे। बाकी ऐसे इस तरीके से कमज़ोर व्यक्तियों को अगर नेतृत्व दिया गया है तो क्रांति भी कमज़ोर ही होगी। अगर किसी यंग इंसान को या किसी अच्छे ठोस इंसान को, मजबूत इंसान को अगर क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया जाता था तो वो ठोस निर्णय के साथ पूरी क्रांति को लड़ता। मगर यहाँ पे कुशल नेतृत्व का अभाव देखने को मिल जाता है। और इसी बात को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने जो कारण माना है 1857 की क्रांति के असफल होने का, वो उन्होंने कुशल नेतृत्व को ही माना है। इसके अलावा दोस्तों निश्चित उद्देश्य का अभाव, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निश्चित उद्देश्य का अभाव क्या है दोस्तों, जितनी भी जो भी क्रांति हो रही थी सबके उद्देश्य अलग अलग थे। झांसी वाले चाह रहे थे भाई झांसी मिल जाए, कानपुर वाले चाह रहे थे कानपुर मिल जाए, दिल्ली वाले चाह रहे कि भाई हम फिर से मुगल सत्ता स्थापित कर ले। इस तरीके से सबका अपना अपना हित था, किसी का कोई भी इस तरीके से हित बहुत कम था कि अंग्रेजों को देश से भगाना है और पूरे भारत को आज़ाद करवाना है। ये किसी भी का हित नहीं था, सबके अपने अपने पर्सनल इशू थे और पर्सनल इशू की वजह से ये आपके सबके अपने अपने निश्चित उद्देश्य थे। इस वजह से जो एक पर्टिकुलर उद्देश्य था पूरी क्रांति का, उस पूरी क्रांति का एक पर्टिकुलर उद्देश्य सामने नहीं आया। तो निश्चित उद्देश्य का अभाव देखने को मिल जाता है।
विद्रोहियों के साधन सीमित थे, तो दोस्तों विद्रोहियों के तो साधन सीमित होंगे ही, क्योंकि जो विद्रोहियों के जो सामने सेना थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक थी। उनके पास तो गोला बारूद, सेना, तोप वगैरह ये सारी चीज़ें थी। मगर यहाँ विद्रोहियों के पास क्या थे दोस्तों, तो इन्होंने तो कुछ शस्त्रागार वगैरह को लूटे थे, तो वहीं पे जो भी कुछ बंदूकें वगैरह मिली होगी इनको वही यूज़ की। बाकी अपने भी जैसे कि दंड सेना वगैरह इस तरीके जो देसी हथियार थे उनका इन्होंने यूज़ किया। तो आधुनिक हथियारों के सामने देसी हथियार, जो परंपरावादी हथियार होते हैं, वो टिक ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों विद्रोहियों के जो साधन थे वो काफ़ी ज़्यादा सीमित थे। और अंग्रेज़ों के पास तो भाई रेलगाड़ी भी थी, तार भी था, फ़ोन था, लेड लाइन थी, कई सारी चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें विद्रोह के असफल होने का प्रमुख कारण बने हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज डिस्कस की है। एक बार हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। तो 1857 के जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत होती है, तो इलाहाबाद के अंदर मौलवी लियाकत अली के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है और कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया था। फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने जिहाद का नारा दिया था और इनके ऊपर 50,000 का इनाम लगाया, मतलब इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। और इनको पवैया के जो एक सामंत थे उनके द्वारा इनको गोली मार के मार दिया जाता है। और जनरल रेनाल्ड ने इनके विद्रोह को दमन किया था। बरेली की अगर बात करें दोस्तों, खान बहादुर खान काफ़ी ज़्यादा फेमस है। विंसेंट आयर और कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। मंदसौर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे शहजादा फिरोज शाह थे। ये फोटो के माध्यम हमसे बता ही दिया था दोस्तों। इसके बाद बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार के अंदर जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह किया जाता है। और इन्होंने दोस्तों 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनके भाई जो थे अमर सिंह, इनके द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। और विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन दोनों के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया जाता है। ये आप देख सकते हो फोटो में। अन्य प्रांत में असम की बात की थी दोस्तों, तो मनीराम और कंद्रपेश्वर जो थे इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उड़ीसा की बात करें दोस्तों, तो राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुल्लू के अंदर राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह ने नेतृत्व किया था। राजस्थान के अंदर जय दयाल और हरदयाल और ठाकुर कुशल सिंह ने, तो अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने तो जोधपुर की सेना और अंग्रेज सेना को पराजित किया था। और जय दयाल को तोप से बांध के उड़ा दिया था। इन्होंने कोटा से नेतृत्व किया था, ये हमने देखा था। और मेजर भट्टन ने विद्रोह को दबाया था। महाराष्ट्र के अंदर रंगोजी बापू ने विद्रोह किया था दोस्तों, ये देख लेते हैं रंगोजी बापू ने किस तरीके से किया। तो ये प्रताप सिंह के वकील थे और इन्होंने 10 जून 1857 को विद्रोह किया सतारा के अंदर, और पंढरपुर के अंदर भी 13 जुलाई को विद्रोह किया। और रंगोजी बापू जी को जो है समुद्र पार निष्कासित कर दिया जाता है। और इनके जो सहयोगी थे मान सिंह, इनको फांसी, खुलेआम फांसी दे दी जाती है। और मान सिंह का ये स्टेटमेंट हमने देख ही लिया है। पूना के अंदर दोस्तों जामा मस्जिद के अंदर दुआई करवाई जाती है दिल्ली विजय के लिए। और नाना साहब का जो लेटर था उसका वो मराठी भाषा में था, उसको विद्यालय और वाचनालय में बांटा गया। और बम्बई के अंदर जो विद्रोह की प्लानिंग की जाती है दोस्तों, सैयद हुसैन और मंगल के द्वारा ये प्लानिंग जब लीक हो जाती है तो इन दोनों को सरेआम तोप से उड़ा दिया जाता है। राधा कृष्ण दंड सेना का जो संबंध है दोस्तों, गंजाम यानी कि उड़ीसा से है ये। और कमल और रोटी जो थे दोस्तों, एक क्रांति का प्रतीक मानी जाती है। आपातकालीन मुख्यालय की अगर बात करें, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को बनाया था। जीजन बाई जो थी दोस्तों नर्तकी थी, ये कानपुर में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुसाई सिंह जो थे अंतिम दंडित व्यक्ति थे 1857 की क्रांति में। और निकलसन जो थे दोस्तों दिल्ली में निकल लिए थे। हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेवलॉक और जनरल नील, ये तीनों लखनऊ में मरे थे। किस किस ने साथ दिया हमने देख लिया दोस्तों। पंजाब के भूपति ने, बंगाल, मद्रास, राजपूतना, कश्मीर के महाराजा ने, हैदराबाद के निजाम ने, पटियाली, नाभा, जींद और सिख शासक ने, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, भोपाल के नवाब और टिहरी टीकमगढ़ के राजा, इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। और कृषक वर्ग ने जो है विद्रोह का साथ दिया था। जमींदार और राजा सामंत ने इन्होंने दोहरा चरित्र अपनाया था। मध्यम वर्ग और ये शिक्षित वर्ग जो थे ये काफ़ी ज़्यादा समझदार, यानी कि इन्होंने अपनी 1.5 अकल लगाई और इन्होंने ये तसट रहे थे, तटस्थ रहे थे और इसकी आलोचना की थी इन्होंने। और साहूकार ने जो है, साहूकार, व्यापारी, महाजन, व्यापारी वगैरह जो लोग थे, इन्होंने दिल से क्रांति का साथ नहीं दिया था। इसके बाद प्रमुख कारण की अगर बात करें दोस्तों, तो सैनिक कारण हमने देख लिया, सैनिकों का असंतोष था। राजनीतिक कारण में वेलजरी की जो सहायक संधि थी और लॉर्ड डलहौजी का जो व्याप्तगत सिद्धांत था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्रांति में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विस्तार देखने को मिलता है। प्रशासन में भेदभाव किया जाता था सैनिकों के साथ। आर्थिक कारण देखें दोस्तों, किसानी को दयनीय स्थिति, तटकर और चुंगी व्यवस्था, जैसे कि 27% और 31% तक कर लगाया जाता था।
और सामाजिक धार्मिक सुधार जो किए गए थे दोस्तों, नरबलि, सती प्रथा वगैरह वगैरह, ये भी क्रांति के कारण बने हैं। सैनिकों का असमान वेतन और भेदभाव किया जाता था। 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम और तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस, तो ये सारे कारण की वजह से 1857 की क्रांति भड़की थी। और असफलता के कारण संगठन का अभाव, देसी नरेशों और सामंतों का राजभक्त होना, निश्चित उद्देश्य का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव और विद्रोहियों का सीमित साधन, ये कई सारे कारण थे दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसा लगा है। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।